हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अपर्दन चक्र की संकल्पना। हमारा टॉपिक चल रहा था अपर्दन चक्र की संकल्पना। इसमें इस संकल्पना में हमने जेम्स हटन से संबंधित जो बातें की। इसके बाद हमने मॉरिस डेविस की बात की। तो यहाँ पे जो डेविस विद्वान है, डेविस ने अपनी संकल्पना को भौगोलिक चक्र की संकल्पना का क्या कहा? भौगोलिक चक्र की संकल्पना। इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक क्या होगा? भौगोलिक चक्र की संकल्पना। जो डेविस महोदय हैं, उन्होंने सर्वप्रथम जो अपनी ये संकल्पना प्रस्तुत की थी वो 1899 ईस्वी में प्रस्तुत की। 1899 ईस्वी के अंदर ये जो संकल्पना दी इन्होंने, इसी को इन्होंने नाम दिया जिसको कहा जाता है सामान्य अपर्दन चक्र। यानी इसी संकल्पना का नाम इन्होंने क्या कहा? सामान्य अपर्दन चक्र। देखो, पहले तो मोटा मोटा रूप में हम ये देखें कि अपर्दन होता क्या है। अपने स्थान पे टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं, और वही जो मलबा होता है, सैल चूर्ण होता है, उसको वहाँ से कटाव करने की जो क्रिया होती है उसको अपर्दन कहते हैं। कटाव की क्रिया, ध्यान रहे, जो कटाव की क्रिया है उसको अपर्दन कहते हैं। चक्र का मतलब होता है एक साइकिल रूप में, यानी चक्र के रूप में वो प्रोसेस होती रहे। जैसे हम कहें एक बच्चा होता है, बच्चा बड़ा होता है और बड़े होके वृद्ध होता है, फिर मर जाता है, वो एक चक्कर है उसका। यहाँ पेड़ की बात कर सकते हो, छोटा पौधा होता है, उसको बाद पेड़ बनाया जाता है, फिर वो सूख जाता है और नष्ट हो जाता है, वो एक चक्कर होता है। ठीक है, साइकिल होता है। वैसे ही ये कटाव जो क्रिया है, पहले पर्वत बनता है, फिर उसका कटाव होता है, लास्ट में वो भी समतल मैदान में बन जाता है। तो इस प्रकार की जो अपर्दन चक्र की जो संकल्पना डेविस महोदय ने दी है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया, जो डेविस महोदय हैं, इन्होंने बताया कि अपर्दन चक्र है, अपर्दन चक्र है या भौगोलिक चक्र जिसको आप मानते हो, अगर समय की वह अवधि है भौगोलिक चक्र, यानी यह अपर्दन चक्र या भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भाग, यानी ऊपर उठा हुआ भाग को उत्थान कहते हैं। यानी उत्थित, क्या चीज़ है? उत्थित बोल सकते हो, इसको उत्थान बोल सकते हो। जो हमने पढ़ा था पहले, जो मानो ये जैसे महाद्वीपीय क्षेत्र है, महाद्वीपीय क्षेत्र में अंदर से प्रेशर लगने से यहाँ इस भाग का ऊपर उठ जाना, उफ्लीमेंट हो जाना, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। यानी ये उत्थित भाग है, ठीक है, ये ऊपर उठा हुआ भाग है, यानी ये पर्वत बन गया है, यानी उत्थित भूमि हो गई। पहले ये समतल थी, लेकिन आंतरिक अंतर्जात बलों के कारण यहाँ पर उत्थित भाग हो गया। महादेशजनक जो बल हमने पढ़े थे वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये उत्थित भाग है। ये उत्थित भाग में अपर्दन क्रिया होने के बाद में, अगर इसमें अपर्दन होगा तो वो धीरे धीरे इसका क्या कर देगा? कटाव कर देगा, और कटाव करने के बाद में वापस किस में बदल जाएगी? समतल भूमि में बदल जाएगी, यानी आकृति विहीन हो जाएगी। ये तो आकृति बन गई, यहाँ पे ये तो क्या बन गई? आकृति। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ एक पर्वत है, यहाँ पे क्या है? कि पर्वत है, लेकिन ये अपर्दन की क्रिया जब यहाँ पे लागू हो जाएगी, अपर्दन की क्रिया हो जाएगी, इसके बाद में ये आकृति लुप्त हो जाएगी या आकृति विहीन जगह हो जाएगी। उसके बाद में ये समतल मैदान में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? वापस से समतल मैदान में। ये डेविस महोदय कहते हैं। यानी इसका अपर्दन की कटाव की जो समय की प्रवृत्ति है या समय की जो अवधि लगेगी, जितना समय लगेगा, कभी ये युवावस्था में होगा, कभी प्रौढ़ावस्था में होगा, कभी जीर्णावस्था में होगा। तो ये जो अवस्थाएं होंगी इसको इन्होंने भौगोलिक चक्र कहा है। परंतु एक विद्वान है वर्सेस्टर विद्वान,
इस विद्वान ने यहाँ पर जो भौगोलिक चक्कर जो हो रहा है, ये समय की अवधि हो रही है, इसको भौगोलिक चक्कर न कह करके, भौगोलिक चक्कर तो किसने कहा? डेविस ने कहा। जबकि वशिष्ठ कहता है कि इस समय की अवधि को भौगोलिक चक्कर न कह करके अपर्दन चक्र कहना उचित होगा, यानी इसको अपर्दन चक्कर ही कहना चाहिए। ये भौगोलिक चक्कर क्यों कहते हैं हम इसको? यहाँ पर इसको ये कहें कटाव की क्रिया हो रही है तो इसको अपर्दन चक्कर ही कहना सही रहेगा। तो इन्होंने दोनों में मतभेद रहे थे, यानी ये डेविस महोदय ये तो इसको भौगोलिक चक्कर कहते हैं, जबकि वशिष्ठ इसको सामान्य अपर्दन चक्कर की श्रेणी में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि जो डेविस महोदय है इसकी जो संकल्पना है, ये अपर्दन चक्कर वाली या भौगोलिक चक्कर वाली जो संकल्पना है इसकी, वो यूएसए का एक राज्य है मोंटाना राज्य, उसके जो शीत आर्द्र क्षेत्र है वहाँ पर आधारित थी। ये जो मोंटाना राज्य है यूएसए का, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका 50 राज्यों का एक संघ है, उसके अंदर एक राज्य मोंटाना है। जैसे अपने भारत में 28 राज्य हैं अभी, ठीक है, तो उसमें से अपना राजस्थान एक है, वैसे ही उस यूएसए का राज्य था मोंटाना। वहाँ पर जो ठंडा क्षेत्र था, आर्द्र क्षेत्र था, उस क्षेत्र के अंदर जो रॉकीज पर्वत है उसका एक भाग लिया और वहाँ पर रॉकीज पर्वत पर इन्होंने अपना इस शोध कार्य को या इसको अंजाम दिया। यानी जो ये प्रक्रिया इन्होंने उत्थित है या उत्थित अपर्दन की क्रिया है वो कहाँ पर प्रदर्शित की या कहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिकली देखा? वो देखा रॉकीज पर्वत का एक भाग। रॉकीज जो पर्वत है यूएसए वाला, उत्तरी अमेरिका का रॉकीज पर्वत, और दक्षिण अमेरिका में कौन सा है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि 2 प्लेटों के अभिसरण किनारे से बनी हुई श्रृंखला मानी जाती है। ये हमने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि डेविस के अनुसार जो ये अपर्दन चक्कर है वो यूएसए के मोंटाना राज्य में रॉकी पर्वत पर आधारित माना जाता है। डेविस के अनुसार हम कहते हैं जो स्थलाकृतियों का विकास है उनमें 3 प्रक्रम या 3 कारक काम करते हैं। डेविस का 3 कारक कौन कौन से हैं? संरचना, प्रक्रम और अवस्था। इन्होंने स्थलाकृतियों का जो विकास होता है, जो यहाँ पे जो ये स्थलाकृति बन रही है, ये इसका विकास जो हुआ है ये 3 कारकों के रूप में होता है। एक तो होता है यहाँ पे जो इस के जो 3 कारक हैं उनमें सबसे पहला कारक है वो है संरचना। क्या है? संरचना। दूसरा कारक है इसका प्रक्रम, और तीसरा कारक है यहाँ पे अवस्था। कौन सा है? अवस्था। ये 3 प्रक्रम हैं। इन तीनों प्रक्रमों को डेविस का त्रिकट कहते हैं। इन तीनों प्रक्रमों को क्या कहते हैं? डेविस का त्रिकट, डेविस का त्रिकट कहते हैं। समझ रहे हो बात? यहाँ पर ये 3 कारकों के आधार पर स्थलाकृतियों का विकास होता है, संरचना, प्रक्रम और अवस्था। संरचना क्या होती है? ध्यान से समझना। संरचना में सेल की जो स्थिति होती है, सेल यानी चट्टान, सेल या चट्टान की जो स्थिति होती है उसकी प्रकृति, उसका आकार। समझ रहे हो बात? किस आकार का है, कैसा उसमें ढाल है, मंद है या तीव्र है, यानी उसकी स्थिति कहाँ पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उसकी लोकेशन क्या है उस स्थलाकृति की, और उसकी जो आकार है, उसका जो रूप रंग है, रंग का नहीं आकार का, जैसे तीव्र ढाल है या मंद ढाल है, किस तरीके का उसका आकार है, उसकी प्रकृति कैसी है, दोनों को शामिल करता है। यानी सेल की जो स्थिति में हम बात करें तो अभिनति जो कोण होता है उसका, यानी मंद ढाल होगा या तीव्र ढाल, या नतिलम जो ढाल होगा उसमें वलन की क्रिया किस तरीके की है, या उसमें भ्रंश रेखाएं किस प्रकार के हैं, ये सब आते हैं। जबकि प्रकृति में क्या आता है? सेल के जो प्रकार है उसकी कठोरता कितनी है, प्रकृति के अंदर क्या होता है कि उसकी कठोरता कितनी है, उसकी पारगम्यता कितनी है को उसके अंदर शामिल करते हैं। 2 बातें शामिल करते हैं संरचना में। वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 बातें शामिल करते हैं। एक तो इसकी स्थिति शामिल करते हैं, समझ गए बात। एक इसका जो प्रकृति है वो शामिल करते हैं। यहाँ पे स्थिति के बाद में हम इनमें एक एक करके बात करें तो स्थिति तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये चट्टान होगी वो इसके जो कोण होंगे मंद ढाल में होंगे या तीव्र ढाल में होंगे, अभिनति कोण इसका कैसा होगा। जैसे ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ये पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, ये वलन की क्रिया, ये पर्वतीय क्षेत्र है। अब ये अभिनति का ये कोण इसका कैसा है, ये नतिलम इसका कैसा है, ठीक है। तीव्र ढाल होगा तो यहाँ पर जो ऊपर से आने वाले जो प्रक्रम हैं, जो भी है प्रक्रम, उसके माध्यम से तेज कटाव होगा। मंद गति का होगा तो वहाँ कटाव धीरे होगा। तो ये समय की अवधि को ही हमने भौगोलिक चक्र कहा है।
तो यहाँ पे इसका अभिनति कोण कैसा है, इसका नतिलंब वाला ये कोण कैसा है, इसका ये वलन की क्रिया वो किस आकृति में है। तो ये सारी की सारी क्रिया किस में आती हैं, स्थिति में आती हैं। जबकि ये प्रकृति है, इस प्रकृति के अंदर क्या आता है, इसके अंदर चट्टान की कठोरता आती है कि इस चट्टान का जो पत्थर होगा वो मुलायम होगा या उसका कठोर होगा, उसकी प्रकृति कैसी है, यानी उसका आकार कैसा है, समझ गए। या पारगम्यता कैसी है, यानी इसको पानी पार कर सकता है नहीं कर सकता। जैसे आगनी चट्टान है वो अपारगम्य चट्टानें होती हैं, जबकि जो चूना पत्थर की चट्टानें होती हैं वो पारगम्य चट्टानें होती हैं, तो उनका कटाव जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर ये संरचना है, इसके अंदर दोनों स्थितियों को यहाँ पे लागू करते हैं, स्थिति और प्रकृति को दोनों को शामिल किया जाता है। समझ गए बात। दूसरी बात करते हैं हम प्रक्रम की। ये जो होता है डेविस के त्रिकट हैं तीनों, ठीक है। यहाँ पे संरचना, प्रक्रम, अवस्था, ये तीनों हैं वो यहाँ डेविस के त्रिकट कहलाते हैं। यहाँ पे दूसरी बात करते हैं हम, दूसरी जो धरातल पर अगर बात करें प्रक्रम की, तो प्रक्रम है वो धरातल पर परिवर्तन लाने वाले जो कारक होते हैं उनको हम प्रक्रम कहते हैं या प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं हम भूकंप। ये जो प्रक्रम होते हैं इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ आती हैं, भूकंप आ सकता है, इसमें ज्वालामुखी आ सकती है, ज्वालामुखी, इसके अंदर नदी आ सकती है, इसके अंदर हिमानी आ सकती है। समझ गए। प्रक्रम का मतलब ही क्या होता है, जो इस स्थलाकृति में बदलाव लाए। प्रक्रम का मतलब जो स्थलाकृति होती है उसके अंदर जो बदलाव लेके आए वही क्या होते हैं, प्रक्रम होते हैं। जैसे भूकंप आएगा तो कोई स्थलाकृति यहाँ पे बनेगी, कोई बिगड़ेगी, तो यहाँ पे विषमता लाने का काम ये करते हैं। हमने पढ़ा था अंतर्जात बलों के अंदर, तो विषमता कौन लाता है, ज्वालामुखी। जैसे मानो यहाँ से कोई ज्वालामुखी निकल रही है, इस क्षेत्र से ज्वालामुखी निकल रही है, अंदर का लावा बाहर निकल रहा है, समझ गए। बाहर निकलेगा तो वो जहाँ पर गिरेगा वहाँ पे शंकुनुमा आकृति में एक पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण कर देगा, समझ गए बात। अंदर का लावा बाहर निकल करके जमेगा तो एक आकृति का निर्माण कर देगा, यानी धरातल पर विषमता लाने का काम करता है। फिर हम नदी की बात करते हैं। नदी अगर यहाँ पे चलेगी, इस पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ से नदी निकल रही है तो यहाँ पे कटाव करना स्टार्ट करेगी, तो ये आकृति इसको विषमता, यानी ये जो विषमता है इसको समाप्त करने का कार्य करती है। हिमानी जो होगी, बर्फ जो होगी, वो इस पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ लिपटी रहती है। बर्फ़ भी चलती है, बर्फ़ जब यहाँ से खिसकेगी तो इसका घर्षण कहाँ लगेगा, इस धरातल की इस चट्टान पे लगेगा, और घर्षण लगेगा अपने साथ में ये चट्टानों को तोड़ती हुई आगे की ओर निकल जाएगी। यानी घर्षण करते हुई बर्फ़ जो होगी वो बर्फ़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे कटाव की क्रिया करती है, लेकिन वो अपने को नज़र नहीं आती। कारण कैसा होता है, ध्यान देना। जब मानो कोई पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र में इस तरीके से इसकी चट्टान है, समझ गए बात। तो यहाँ पर अगर बर्फ़ जमी हुई है इस क्षेत्र में, इस पूरे भाग में इसके चारों ओर लिपटी हुई है बर्फ़, ठीक है। ये बर्फ़ किसी भी कारणवश से, यहाँ पे कोई भी कारणवश से ये बर्फ़ अगर चल पड़ी यहाँ से तो चलेगी, तो ये आगे निकले हुए जो चट्टानी भाग हैं इनको तोड़ती हुई या इनको अपने साथ ले जा करके अपने साथ ही इसको तोड़ती हुई आगे की ओर ले जाएगी। तो यहाँ पर इसका तो कटाव हो गया, पर्वतीय क्षेत्र का तो क्या हो गया, कटाव हो गया, लेकिन वो अपने को नज़र नहीं आता है। तो हिमानी भी प्रक्रम का कार्य करती है, ध्यान देना। दोनों यहाँ पे नदी और हिमानी कटाव का अपरदन का कार्य सबसे ज़्यादा करती हैं। पवन भी करती है, पवन चलेगी तो अपने साथ घर्षण बल करेगी, तो पवन चलेगी वहाँ पर उसके साथ में जो चट्टानी या चूर्ण रूप इसके साथ में जो उड़ेंगे वो जैसे ही चट्टानों से टकराएंगे तो वहाँ पे घर्षण करते हुए चलेंगे, तो वहाँ पर उस चट्टान का वो क्या कर देंगे, कटाव कर देंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अवस्था की। अवस्था जो होती है, इस अवस्था में प्रक्रम के जो समयानुसार हम देखें तो प्रक्रम का जो कार्य है उस कार्य करने की जो सीमा है उसके बोध को यहाँ पे क्या कहते हैं, अवस्था से होता है, उसका जो बोध होता है। यानी हम कहते हैं कि वो किस अवस्था में हुई, यानी जो प्रक्रम है, यानी सबसे पहले अवस्था का मतलब समय के अनुसार, पहले ये इस यहाँ से कटाव करना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर लास्ट में वो समतल मैदान में यहाँ पे इसको बदल दिया। यानी समय के अनुसार जो कार्य करते हैं उसके बोध को हम क्या कहते हैं, अवस्था कहते हैं। समझ गए बात। प्रक्रम के, वापस रिपीट कर रहा हूँ अवस्था के बारे में, जो प्रक्रम कार्य करती है उसका जो समय लगता है, उस समय के जो कार्य होता है, समय के जो कार्य में जो सीमा का बोध कराती है हमें, कितने कार्य किया, उसको हम कहते हैं अवस्था। क्या कहेंगे उसको, अवस्था। तो यहाँ पे हम कहते हैं डेविस ने प्रक्रम की 3 अवस्था बताई।
ये अवस्था जो है डेविस ने इस प्रक्रम की कितनी अवस्था बताई, यहाँ पे इस अवस्था के अकॉर्डिंग 3 अवस्था बताई है। पहली इसने बताई युवावस्था, क्या बताई, युवावस्था। दूसरी इन्होंने बताई प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। और तीसरी इन्होंने बताई यहाँ पे जीर्णावस्था, क्या बताई, जीर्णावस्था। समझ रहे हो बात। पहली क्या बताई इन्होंने, युवावस्था, दूसरी बताई इन्होंने प्रौढ़ावस्था और तीसरी बताई इन्होंने जीर्णावस्था। समझ गए बात। यहाँ पर इन्होंने अपने इस अवस्था को बताया, यहाँ पर इन्होंने अपनी इस अवस्था को बताने पहले यहाँ पर एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था का। ठीक है। तो इस क्षेत्र में जो हम कहें 3 अवस्थाओं में इन्होंने बताया, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था। अतः हम कह सकते हैं कि जो स्थलाकृति होती है, जितनी स्थलाकृति होती है वो 3 कारकों पर आधारित होती है, एक तो संरचना, एक प्रक्रम और एक अवस्था। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ स्थलाकृति, स्थलाकृति, ठीक है। यहाँ पे इसके बराबर में लिख सकते हो संरचना, संरचना इंटू प्रक्रम इंटू अवस्था, अवस्था एक स्थलाकृति का निर्माण करती हैं, यानी स्थलाकृति बनती है उसके बाद उसका कटाव क्रिया होता है। तो हम इसको यूं आकार में यूं लिख सकते हो कि ये तीनों का ये त्रिकट का कार्य ही स्थलाकृति को प्रभावित करता है, यानी संरचना, उसकी स्थिति और उसकी प्रक्रिया कैसी है, इसका प्रक्रम कौन सा कार्य कर रहा है, यानी वो प्रक्रम कौन सा है जो इसके अंदर कार्य कर रहा है, अवस्था कौन कौन सी इसके अंदर हुई, यानी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। जैसे हम बालक की भी कह सकते हैं, एक मानव के रूप में हम अगर देखें तो सबसे पहले वो बच्चा रहता है, उसके बाद वो प्रौढ़ावस्था में आता है, उसके बाद वृद्धावस्था में आता है। वैसे ही सेम किसी भी चीज़ का आप देख सकते हो, उसका जैसे लास्ट तक अंत होता है उसकी अवस्थाएं चलती हैं। कोई भी आप देख सकते हो, कोई मकान है, उस मकान के लिए आप पत्थर इकट्ठा करते हो, उसके बाद उसको बनाते हो, फिर वो जर्जर हो जाएगा तो वो टूट कर नष्ट हो जाएगा, तो उसकी भी अवस्थाएं चलती हैं। पेड़ होता है, पेड़ की भी अवस्थाएं हैं, फसल है, फसल की भी अवस्थाएं होती हैं। तो पहले वो छोटा होता है, फिर बड़ा और फिर लास्ट में वृद्ध होकर के समाप्त हो जाता है। आप किसी भी चीज़ पर ये लागू कर सकते हो। तो यहाँ पर जो स्थलाकृतियाँ हैं वो स्थलाकृतियाँ 3 अवस्थाओं या त्रिकट से होकर गुजरती है, संरचना, प्रक्रम और अवस्था। ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं डेविस के सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं वो किस रूप में है, हम इसमें हेडिंग लगा रहे हैं, डेविस के सिद्धांत की मान्यताएं। यहाँ पर हेडिंग है डेविस के सिद्धांत की मान्यताएं। ठीक है। इसके अंदर हम बात करें डेविस के सिद्धांत की मान्यताएं, तो जो स्थलखंड का जो उत्थान होता है वो छोटी अवधि में तीव्र गति से होता है। ये कहता है कि जो सिद्धांत है इसका, इसकी मान्यताएं हैं, ये माना इन्होंने कि जो स्थलाकृति है या जो भी स्थलखंड है, जो धरातल है, उसका जो उत्थान होता है वो छोटी अवधि में होता है, यानी कम समय में तीव्र गति से होता है। इनका कहने का मतलब जैसे मानो कोई ज्वालामुखी निकली, ज्वालामुखी अंदर से निकली और वहाँ पे उसका मैग्मा या लावा जो है वो निकल करके एक जगह जम गया और वहाँ पे एक चट्टान का निर्माण हो गया। तो ये छोटी अवधि में तीव्र गति से उत्थान की क्रिया हुई, ये हुई या नहीं हुई। तो इसकी मान्यता है डेविस महोदय की। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो धरातल है, इस धरातल से कोई भी स्थलाकृति बनती है वो इसका जो उत्थान की क्रिया होती है वो छोटी अवधि के लिए होता है। छोटी अवधि यानी समय, छोटा समय यानी कम समय के अंदर तीव्र गति से उत्थान होता है, तीव्र गति से होता है। यहाँ पे यूँ कह सकते हैं हम कि जब तक उत्थान चलता है, यानी ये कहते हैं, इनकी मान्यता है ये भी छोटी अवधि में तीव्र गति से उत्थान हो गया। इनकी एक मान्यता और है कि जब तक उत्थान चलता है, जब तक ये आकृति बनती है, तब तक इस पर अपर्दन प्रारंभ नहीं होता, यानी इसमें कटाव की क्रिया नहीं होती। ध्यान देना, इन्होंने जो बात कही है उसको आप ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा कि ये जो धरातल है, इस धरातल में जो उत्थान हुआ है, उफ्लीमेंट हुआ है, ये जो धरातल छोटी अवधि में तीव्र गति से हुआ है, जब तक ये उत्थान होगा, यानी जब तक
उत्थान होगा तब तक अपरदन की क्रिया नहीं होगी। अपरदन की क्रिया प्रारंभ नहीं होगी। इसको ध्यान में रखना। आप यहाँ पे इन्होंने कहा जब तक उत्थान होगा उतने समय में कोई कटाव की क्रिया नहीं होगी। इन्होंने कहा इस तरह उत्थान और अपरदन, यानी उत्थान और अपरदन दोनों कभी भी साथ साथ नहीं होते। इन्होंने कहा पहले उत्थान ही होगा, उसके बाद में वो बन जाएगा, उसके बाद में उसका कटाव होना प्रारंभ हो जाएगा। समझ गए बात। यहाँ पे यूँ कह सकते हो कि जो कटाव की क्रिया है, जो इसके ऊपर जो भौगोलिक प्रक्रम है वो कार्यरत नहीं होंगे, जबकि ये बात सरासर गलत है। यहाँ पे जब हम इनके आलोचना पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर ये कहता तो है कि ये उत्थान की क्रिया होगी तब तक कोई अपरदन क्रिया नहीं होगी, तो अगर यहाँ पे वर्षा वाला क्षेत्र होगा तो यहाँ जो नाले के रूप में नदियाँ निकलती हैं वो नदियाँ कहाँ जाएंगी? इसके ऊपर से चलेंगी तो वो कटाव तो करती हैं। अगर पानी कहीं से भी निकले, पानी का एक नाला, वो कटाव करके जरूर निकलता है, तो वहाँ पर अपरदन की क्रिया तो होगी ही होगी। लेकिन इनका मानना है कि उत्थान होगा तब तक यहाँ पे कोई अपरदन की क्रिया नहीं होगी। ठीक है। इन्होंने जो अपरदन चक्र है, इस अपरदन चक्र में जो नदी है, नदी को इन्होंने प्रक्रम माना है, यानी जो कटाव का कार्य करती है, जो स्थलाकृति है, जो उत्थान हुआ है उसके अंदर जो कटाव का क्रिया या अपरदन का जो कार्य करती है वो नदी करती है। यानी इसको प्रक्रम को क्या माना है? नदी को प्रक्रम माना है इन्होंने। समझ गए बात। यानी यहाँ पर संरचना तो हो गई, स्थिति और उसकी प्रकृति तो हो गई, ठीक है, लेकिन प्रक्रम उन्होंने बताया कि प्रक्रम भूकंप, ज्वालामुखी हो सकती है, नदी हो सकती है, हिमानी हो सकती है, पवन हो सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने जो अपरदन का प्रक्रम माना है वो प्रक्रम यहाँ पे नदी है। नदी को इन्होंने प्रक्रम के रूप में चुना है, जिसमें से डेविस ने अपने जो अपरदन चक्र दिया उसके अंदर 3 अवस्थाओं में इसको पूरा करता है, जितना इसका प्रक्रम होता है। इसमें इन्होंने कहा कि उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। डेविस ने इस सिद्धांत को कहा कि जो स्थलाकृति बनती है वो उत्थान के साथ प्रारंभ होती है, और उत्थान की जो अवधि होती है, जो चक्रीय अवस्था होती है, चक्रीय अवधि होती है, उसमें उत्थान को इन्होंने शामिल नहीं किया। यहाँ पर इन्होंने युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था उसके अंदर ही अपने अपरदन चक्र को माना है, जबकि जो उत्थान वाली क्रिया है इसको इन्होंने अलग ही रखा है। ये हम डिटेल से बात करेंगे डायग्राम के सहित, डायग्राम भी लिखेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा उत्थान हो गया, ठीक है, ये स्थलाकृति कंप्लीट हो गई। अब ये कहता है कि ये पर्वत बन गया, अब इसमें अपरदन की क्रिया स्टार्ट होगी। वहाँ पर इन्होंने अपरदन चक्र या भौगोलिक चक्र को माना है। इन्होंने कहा कि पहले ही सब कुछ बन गया है, उत्थान पहले ही हो गया है, उसके बाद में अपरदन का कार्य स्टार्ट होगा। तो उसके अंदर इन्होंने अब जो उत्थान पूर्ण होने के बाद में अपरदन की जो 3 अवस्थाएं बताई, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था, इन तीनों के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी नदी के द्वारा जो कार्य करती है नदी, यानी किस प्रकार का वो कटाव करती है, कैसा वहाँ पे ढाल होगा, ये बात हम करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।